आज बेटा करेंगे हम क्रिया। क्रिया यानी वर्ब। ठीक है, क्रिया एक ऐसा टॉपिक है कि इसके बिना हमारे काल संभव नहीं है। अगर हमें काल कंप्लीट करने हैं तो सबसे पहले क्रिया को समझना पड़ेगा। ठीक है, क्रिया यानी इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी जो डेफिनेशन है, जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। यानी कार्य का करना पाया जाए, उसका होना पाया जाए वाक्य में, वही क्या है? क्रिया कहलाता है। और बेटा क्रिया के साथ धातु हमेशा आती है। धातु मतलब जो मूल रूप होती है, जैसे पढ़। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हमने पढ़, जैसे ये लिखा हुआ है, यानी पढ़, लिख, कर, रख, यानी लिख कर, पढ़ कर। ठीक है, कर कर यानी रख कर। ये इस तरह से रोना, इस तरह से जो भी है हमारी ये जितनी भी हैं ये हमारी धातु हैं। ठीक है, धातु के पीछे प्रत्यय जुड़ जाता है तो वो क्रिया का रूप ले लेता है। जैसे ये आपके ये लिखे हुए सामान्य धातु मूल रूप से, जैसे ना प्रत्यय लगने पर क्या हो जाता है? सामान्य धातु किसे कहते हैं? जिससे कोई भी चीज़ बन जाए, जैसे ना प्रत्यय जुड़ गया, खेलना, पढ़ना, रोना, उठना, बैठना, ये सामान्य धातु हैं। व्युत्पन्न धातु का मतलब होता है जिससे मूल धातु में प्रत्यय लगाकर या मूल धातु को किसी अन्य प्रकार से बदलकर कोई धातु लगाई जाए उसे व्युत्पन्न का मतलब होता है बेटा उत्पन्न करना, पैदा करना, जन्म लेना, यानी नया कुछ नई क्रिया का रूप जन्म हो। जैसे इसमें मूल धातु आ जाएगी पढ़ना। अब पढ़ना तो मूल धातु हो गई, अब इससे नया शब्द क्या बनाए? व्युत्पन्न मतलब नए शब्द का जोड़। पढ़ाना, पढ़वाना, ये आ गई। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ये धातुओं के नाम हैं, ये आपके नाम धातु हो गई। ठीक है, सम्मिश्र धातु हो गई, अनुकरणात्मक धातु हो गई, ये नाम है इनके। नाम धातु क्या होती? नाम धातु का मतलब क्या होता है? जो धातुएं संज्ञा, सर्वनाम तथा या विशेषण शब्दों के पीछे प्रत्यय लगाकर बनाई जाए। देखो नाम धातु यानी कोई नाम बन जाए, जैसे लालच है, ललचाना बन गया, शर्म, शर्माना, बात, बतियाना, ये क्या है? ये नाम धातु क्रिया है। ठीक है, नाम धातु क्या है? क्रिया है। उसके बाद है आपकी सम्मिश्र। मिश्र मतलब सारी चीज़ें आ गई इसमें, सब कुछ। ठीक है, जिन संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना, होना या देना, जाना, ये मारना, खाना, ये पाया जाए। ठीक है, क्रियापद जुड़ जाने पर, जैसे करना, दर्शन करना, काम करना। आप नोटिस करो इस चीज़ को कि आप डेली में ये चीज़ें आप क्या करते हो? क्या करते हो बताओ मुझे? डेली में आप इसको यूज़ करते हो बेटा, बोलते हो, वही चीज़ें हैं ये, और कुछ भी नहीं है। बस ये आप नाम पढ़ रहे हो, नाम पढ़ रहे हो ना, तो इसको आप ये सोच रहे हो कि ये बहुत मतलब कोई नई चीज़ आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सम्मिश्र का मतलब होता है सारी चीज़ों का मिश्रण कर देना। जैसे मंदिर में दर्शन करना, ठीक है, काम होना, मेरा काम होने के बाद ही मैं कार्य करूँगा, मुझे कष्ट हो गया, मुझे कष्ट होना, इस तरह से ये देना, लगना, होना, ये पाए जाए ना, वो समझ जाओ कि आपकी सम्मिश्र धातु। अनुकरणात्मक का मतलब एक क्रिया बार बार हो। अनुकरण का मतलब होता है दोहराना। ठीक है, यानी देखकर उसी चीज़ को दोहराना, उसी चीज़ को करना। किसी भी ध्वनि का अनुकरण करे, जैसे लप लप, तुम्हारी जैसे बोलते हैं ना, तुम्हारी जीभ बड़ी लप लपा रही है, वही चीज़ कहते हैं। खटखट, क्यों खटखटा रहे हो? हिन हिन, क्यों हिन हिना रहे हो? इस तरह से जैसे घोड़ा हिन हिनाता है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है। खटखट अलग होती है, खटखटाना अलग होती है। खटखट एक धातु है और खटखटाना एक क्रिया बन जाती है उससे। ठीक है, ये हो गए। ये बेटा एक वैसे तो आपकी इसमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये। नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों की। ठीक है, नाम धातु से ये धातु के रूप आपको पता चल जाएगा। हिंदी में भी धातु होती हैं, आपने संस्कृत में पढ़ी होंगी, लेकिन हिंदी में भी होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया के बेटा आपको हर बुक में अलग अलग तरीके से मिलेंगे। जो ये मेरी बुक है, इसको तो मैं अपनी ये समझ लो कि अपने जो भी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, जितना भी मैंने अभी तक एग्ज़ाम दिए हैं, मैंने इसी बुक को पढ़ा है। ये मेरी पीएचडी तक की ग्रामर को भी एक तरह से कंप्लीट करता है। यानी जहाँ पे भी छोटी से छोटी ग्रामर आए, बड़ी से बड़ी ग्रामर आए, वो इसको पूरी करती है। ठीक है, इसमें हर वो टॉपिक है। तो इसी तरह से मैं चाहती तो आपको बोर्ड पे करवा सकती थी, लेकिन ये जो टॉपिक है ये मैंने सोचा कि क्यों ना अपने बच्चों को बुक से ही करवाया जाए। ठीक है,
और ग्रामर जो है बेटा वो मेन पार्ट होता है भाषा का। ग्रामर के बिना आपको भाषा समझ में नहीं आएगी। मैं चाहती तो आपको काल भी करवा सकती थी, काल जो मेन पार्ट है, लेकिन काल से पहले क्रिया का होना ज़रूरी है। तो फिर ठीक है, अब करते हैं हम इसके भेद। इसके जो भेद होते हैं वो क्रिया के दो भेद होते हैं। आपने सकर्मक अकर्मक पढ़ा होगा, ठीक है। मुख्यतः दो भेद होते हैं, लेकिन इसके रचना के आधार पर और क्रिया के आधार पर भी भेद होते हैं। वही होते हैं, रचना के आधार पर अलग होते हैं और क्रिया के आधार पर अलग होते हैं। यानी क्रिया के आधार पर होते हैं, क्रिया के आधार पर कितने होते हैं, कर्म के आधार पर कितने होते हैं, दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक, ठीक है। सॉरी बेटा, रचना के आधार पर और कर्म के आधार पर दो भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर कितने हो गए, कर्म के आधार पर हो गए सकर्मक और अकर्मक। अगर आपको इतना डीप नहीं पढ़ना तो सकर्मक और अकर्मक भी याद कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपके लेवल का इतना ही है, सकर्मक और अकर्मक याद कर लेना, वो बहुत रहेगा आपके लिए। तो बेटा जी अब हम करते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है, सकर्मक यानी कर्म के साथ, यानी जहाँ पर कर्म का होना पाया जाए। जैसे रोहन ने कविता सुनाई, ठीक है, कमला सेब खाती है, यानी यहाँ पर क्रिया का पता चल रहा है कि क्रिया किस रूप में हो रही है। यहाँ कर्म का पता चल रहा है कि कर्म किस रूप में हो रहा है, ठीक है। ये हमारी क्या है, सकर्मक क्रियाएं। जिन क्रियाओं का के व्यापार का फल कर्ता पर न पढ़कर कर्म पर पड़े। यानी जब हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं तो उसका जो क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर नहीं पड़ रहा, ठीक है, वो सीधा क्रिया पर पड़ रहा है, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी, याद रखना। और इसका एक शॉर्टकट मैं बता दूं, यहाँ पर हमेशा कर्म, जैसे राहुल दौड़ता है, दौड़ने में कोई कर्म नहीं लग रहा है, तो वहाँ अकर्मक क्रिया होगी। लेकिन कुछ बच्चे हमेशा पॉइंट उठाते हैं, अपवाद हैं बेटा, कुछ वाक्य अपवाद भी हैं, मैं यही कहूँगी। अपवाद मतलब उनका सकर्मक भी उनको बोल दिया जाता है, अकर्मक भी बोल दिया जाता है। तो वही बात आ जाती है, अगर राहुल दौड़ता है, दौड़ने में क्या क्रिया हो रही है, सिर्फ वो दौड़ता है, क्या क्या दौड़ता है, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ क्वेश्चन नहीं आया, कुछ आंसर नहीं आया, तो वहाँ अकर्मक होगी, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर क्रिया का वो रूप जिसमें कर्म का, यानी कर्म पूरी तरह से पाया जाए, ठीक है, वो सकर्मक होगी। इस तरह से आगे देखो बेटा, सकर्मक के भी दो रूप भेद बता दिए इन्होंने, एक कर्मक और द्विकर्मक बता दिए। एक कर्मक में एक ही कर्म होगा, जैसे संजीव पत्र लिखता है, और द्विकर्मक में क्या होगा, द्विकर्मक में होगा दो कर्म होंगे। जैसे दो कर्म क्या, जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं, दो कर्म कौन कौन से, जैसे बच्चों ने अध्यापक को कहानी सुनाई, यहाँ दो कर्म हो गए, ठीक है। डॉक्टर ने मरीज को दवा दी, यहाँ पर कर्ता दो आ गए, तो कर्म क्रिया क्या हो गई, दो रूप में अपने आप ही हो गई, ठीक है। उसने उसको सुनाया, यानी वो अकेला नहीं है, दो उस काम को कर रहे हैं, तो वहाँ द्विकर्मक हो गई। अब बात करते हैं अकर्मक की। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक क्रिया वो होती है जहाँ कर्म की आवश्यकता नहीं होती, जहाँ कर्म न हो, ठीक है। देखो शेर दहाड़ता है, क्या क्या करता है, दहाड़ता है, लेकिन कोई कर्म तो नहीं हो रहा ना, ये तो एक नेचुरल है, वो दहाड़ता है। रोहन खेलता है, क्या खेलता है, लेकिन हाँ इसकी जगह ये आ जाता ना कि रोहन क्रिकेट खेलता है, रोहन ने रन बनाए, रोहन ने चौका मारा, तो ये बेटा आपकी सकर्मक आ जाएगी, ठीक है, ये याद रखना, फिर आपकी सकर्मक आ जाएगी। इस तरह से आपकी सकर्मक और अकर्मक दोनों हो गई, ठीक है। इस तरह से बेटा आपके रचना की दृष्टि से ये आ गए ना, हमने अभी तक कर्म के आधार पर पढ़े थे दो भेद, कर्म सकर्मक और अकर्मक। अब संरचना या रचना के आधार पर आपके 6 भेद हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और कृंदित, ठीक है। सामान्य क्रिया कौन सी होती है, जो सिंपल जो वर्ब होती है वही, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहेंगे। जैसे लड़के ने पुस्तक खरीदी, ठीक है, माँ ने भोजन पकाया, तो ये इस तरह से सामान्य क्रिया हो गई। संयुक्त क्रिया में क्या होगा, दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रिया शब्द मिलकर बनेंगे, यानी एक क्रिया और दूसरी क्रिया साथ में। जैसे अध्यापिका ने बच्चों को पाठ पढ़ाया, ठीक है। इस तरह से सुनीता कहानी पढ़ने लगी, यहाँ पर बीच में ऐड आ जाएगा, किस चीज़ की एडिंग आ जाएगी, इसमें दो क्रिया, संयुक्त क्रिया यानी दो क्रिया आ जाएंगी। जैसे कवि का हृदय करुणा से भर गया,
अब यहाँ ये भी कह सकते थे कि कवि जो है वो दुखी हो गया, या कवि जो है वो मार्मिक दृश्य को देखकर दुखी हो गया, ये भी कह सकते थे। लेकिन नहीं, कवि का हृदय करुणा से भर गया। पूरी एक तरह संयुक्त क्रिया में बेटा पद को यानी वाक्य को की सीमा मतलब पूरी तरह से भूमिका बांध दी जाती है इसमें, ये याद रखना। शॉर्टकट में मेथड बताऊं तो पूरी भूमिका बांधना है संयुक्त क्रिया वाक्य की। जहाँ आपको ये भूमिका में दिख जाए ना, पूरा लंबा सेंटेंस दिख जाए, एक कर्ता दूसरे कर्ता के साथ कुछ करता हुआ दिख जाए, जैसे कहानी पढ़ रहा है, अध्यापिका ने बच्चों को कहानी सुनाई, ठीक है, अध्यापिका ने पाठ पढ़वाया, ये आ जाए ना तो समझ जाओ यहाँ संयुक्त क्रिया आ जाएगी। कह तो रहा है कि दो या दो से अधिक भिन्नार्थक क्रिया शब्द मिलकर किसी पूर्ण क्रिया का बोध कराते हैं। जैसे सुनीता कहानी पढ़ने लगी, कवि का हृदय करुणा से भर गया, यानी पहले वाक्य में पढ़ने लगी क्रिया आ गई। पढ़ना और लगना, इन दो अलग अलग अर्थों से युक्त क्रियाओं का क्या हो गया, क्रियाओं का मेल हो गया, ठीक है। और इस तरह से दो क्रियाओं का मेल जहाँ हो जाता है वो संयुक्त क्रिया हो जाती है। अगर समझ में नहीं आ रहा हो ना तो इस वीडियो को बार बार देख लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी कमेंट कर देना मुझे, जहाँ कोई भी क्रिया आपको क्लियर नहीं हो रही हो तो मैं अगर आप कहो तो मैं बोर्ड पे करवा दूँगी बेटा इसको, ठीक है। रंजक क्रिया किसको कहते हैं? रंजक क्रिया जो क्रिया मुख्य क्रिया से जुड़कर अपना अर्थ खो देती है। रंजक मतलब अपना पहचान खो दिया उसने, ठीक है। जैसे खा लेना, सो जाना, उठ जाना, ये आ जाएंगे इसमें, ठीक है। बैठना, ये रंजक क्रियाएं हैं। जैसे लेना, जाना, बैठना, ये रंजक क्रियाएं हैं। और इनके आगे जो लग जाती है, जैसे क्या, उठ बैठना, ठीक है, चले जाना, ले आना, खा लेना, ये आ जाएंगे। इसके जो पीछे के हैं वो रंजक क्रिया है बेटा। रंजक क्रिया का मतलब ही होता है जो अपनी मुख्य क्रिया के से जुड़कर अपना अर्थ खो देती है, ठीक है। अब नाम धातु जो क्रिया होती है वो कौन सी क्रिया कहलाती है? नाम धातु क्रिया वो क्रिया कहलाती है बेटा जी जिसमें संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों में बनने वाली क्रियाओं को देखा जाए। यानी उसने मेरी पुस्तक हथिया ली, उसमें सबके लिए अपनापन है, ठीक है। ये इस तरह से संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण आदि शब्दों के साथ मिलकर चलती है ये, ठीक है। ये क्या आ गई हमारी नाम धातु क्रिया। नाम धातु का मतलब ही हो गया बेटा, नाम धातु क्रिया एक नाम धातु जो आपकी धातु थी ना उसी तरह से ही है ये। उसने, मेरी, इसने, उसने, वह, ये, और विशेषण भी इसमें आ जाता है, ये आ जाएंगे। स्टार्टिंग इसकी हमेशा संज्ञा सर्वनाम से ही होगी, ये याद रखना, ठीक है। फिर आ जाओ बेटा, ये नाम धातु क्रिया के बारे में है, अनुकरणात्मक है, ये सारी फ्रेंड। अब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये नाम धातु क्रिया को संज्ञा शब्दों में, सर्वनाम में, विशेषण में, अनुकरणात्मक में, ये वही चीज़ आ गई, ठीक है, जो मैंने पीछे आपको समझाई थी। फिर है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? जिस क्रिया शब्द से, इसमें बेटा क्या होगा, मैं आपको पूरा ये पढ़ के नहीं बताऊंगी, बिल्कुल सिंपल सा है। प्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन देना, यानी खुद काम नहीं करके दूसरे से करवाना, ठीक है। जैसे अध्यापक ने बच्चों से पाठ पढ़वाया, ठीक है। अब आप पूछोगे कि मैम आपने यही एग्जाम्पल पीछे दिया था, तो मैंने बेटा एग्जाम्पल ये नहीं दिया था, मैंने एग्जाम्पल ग्रामर में यही है, ग्रामर में, व्याकरण में यही है कि आपको ये देखना है सेंटेंस पूछना क्या चाहता है, ठीक है। मैंने आपको पीछे बताया था कि अध्यापक ने कहानी सुनाई, इस तरह से मैंने आपको एक सेंटेंस बताया था, ठीक है। अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई, वहाँ आ जाएगी आपकी संयुक्त क्रिया। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ स्वयं करता क्रिया नहीं करता, किसी दूसरे से करवाता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा आपका प्रेरणार्थक क्रिया, ठीक है। जैसे अध्यापक बच्चों से पाठ पढ़वाता है, मालिक नौकर से गाड़ी साफ करवाता है, ठीक है। ये आ जाएंगे आपके क्या है, जो करता है वो स्वयं क्रिया नहीं करता, किसी दूसरे से करवाता है, ये याद रखना। ये आपकी बेटा हो गई प्रेरणार्थक क्रिया। इजी सा चैप्टर है, इतना वो नहीं है, ज़्यादा लेंथी, ये तो इसमें बड़ा है इसलिए मैं इसको इतना ही करवाऊंगी जितना आपके सिलेबस में है, ठीक है। फिर है ये प्रेरणार्थक क्रियाओं के भेद आ गए, क्योंकि ये देखो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है, द्वितीय। प्रथम में क्या करेगा कि प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया मूल रूप से सकर्मक क्रिया ही होती है। देखो वही चीज़ आ गई घूम फिर के, सकर्मक क्रिया यानी एक ही, जैसे अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है,
जगाता है, खाता है, खिलाता है, ठीक है। द्वित्व में क्या आ जाएगा, आना, सुनवाना, ये आ जाएंगे। प्रेरणार्थक क्रिया का ये किसी स्वयं क्रिया न करके दूसरे से करवाना, वही आ जाएगी, ठीक है। ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप प्रेरणार्थक क्रिया को याद कर लेना। फिर देखो, ये देखो मूल रूप, मूल धातु आ गई, ठीक है। ये प्रथम प्रेरणार्थक आ गई, ये द्वितीय प्रेरणार्थक आ गई। ये थोड़ा सा ना आप देख लेना, इनमें इजी से हैं। जैसे पीना मूल धातु हो गई, पिलाना प्रथम प्रेरणार्थक है, पिलवाना दूसरी प्रेरणा है। तो ये वैसे इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बेटा आप थोड़ा सा देख लेना वीडियो में। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है, वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। बेटा इसकी एक ही चीज़ याद रखना कि पूर्वकालिक क्रिया वो होती है जो क्रिया समय से कुछ समय पहले हुई हो, ठीक है, कुछ टाइम पहले हुई हो। जैसे रोशन ने विद्यालय आकर पाठ पढ़ा, ठीक है। माता जी ने नहा कर भोजन पकाया, इस तरह से। यानी क्रिया थोड़ी सी जो इंसान ने क्रिया की वो कुछ समय पहले की, क्षण समय पहले, कुछ टाइम पहले। कर इसका प्रत्यय है, कर जहाँ आपको दिख जाए, आकर, खाकर, जैसे हम खाना खाकर आए हैं, तो ये पूर्वकालिक क्रिया होगी, ठीक है, ये याद रखना। फिर आपकी लास्ट आ जाती है कृंदित क्रिया। कृंदित का मतलब होता है कृत में, यानी कृंदित शब्द कृत में अंत जोड़ कर बनता है, ठीक है, ये याद रखना। जैसे कृंदितों का प्रयोग संज्ञा, क्रिया, विशेषण और विशेषण में किया जाता है। किसी भी क्रिया में प्रत्यय जुड़ने पर क्रिया का जो नया रूप बनता है वो क्या होता है बेटा, वो कृंदित बन जाता है। कृंदित मतलब देखो, इसके भी अपने अपने भेद बता दिए, वर्तमान कालीन, भूतकालीन, लेकिन ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको आपको बिल्कुल ईजी वर्ड में समझाऊंगी। कृंदित मतलब जैसे धातु था ना और प्रत्यय को जोड़ दिया, वही कृंदित है, ठीक है। धातु क्या थी, दौड़, प्रत्यय क्या था, ता, तो दौड़ता, ये बन गई हमारी कृंदित क्रिया, ठीक है बेटा। ये आपकी क्रिया का टॉपिक है। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया हो ना तो मुझसे ज़रूर पूछ लेना, मैं दोबारा करवा दूँगी, ठीक है।